हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द हेड मास्टर। और आज हम कवर करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का पार्ट 2 यानी कि सेकेंड पार्ट हम इसमें कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट हमने पहले से ही कवर कर लिया है और वीडियो अपलोड हो चुका, आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर अवेलेबल है। पार्ट 1 हमने पहले से कवर कर लिया, इसीलिए सबसे पहले जा करके आप पार्ट 1 देख लो। सबसे बेटर ये रहेगा कि पार्ट 1 देख लो, नहीं तो आगे का वीडियो जो रहेगा, आगे का जो कॉन्सेप्ट रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का, जो आगे का उतना बेटर तरीके से तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आप जा करके अच्छे तरह से समझ सकते हो। इसीलिए जो कोई भी पहला वीडियो ना देखा हो वो जा करके पहला देख ले, उसके बाद फिर आगे पढ़े। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है और इसको हम आज पूरा यानी सेकंड पार्ट में हम पूरा इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हो गया था, यहाँ पे बचा था सरफेस एनर्जी के बारे में। ठीक है, सरफेस एनर्जी के बारे में बचा था, तो हम यहाँ पे पहले सरफेस एनर्जी को कवर करते हैं। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या होता है? देखिए, सरफेस एनर्जी जो होता है, सरफेस एनर्जी वो एनर्जी होता है कि जैसे देखो, जब तुम्हारा सन यहाँ पे मान के चलो, सन यहाँ पे सन है, ये सन जो फोर्स लगा रहा है किसी ड्रॉप पर, ठीक है, इस ड्रॉप पे क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये चारों बाजू में ऐसा एक्ट कर रहा है, और जो सन क्या कर रहा है, सन भी इस पर ऐसा फोर्स लगा रहा है। इसको क्या करने के लिए? वेपराइज करने के लिए, इसको वेपर बना करके उड़ाने के लिए सन क्या कर रहा है? इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, हीट एनर्जी दे रहा है, जिससे क्या होगा, ये जो ड्रॉप रहेगा ये वेपर बनेगा। तो ये अपने आप को बचाने के लिए चारों बाजू में बॉन्ड बना रहे है ना, अपने आप को बचाने के लिए चारों बाजू में बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना? अपने आप को ये बचाने के लिए चारों बाजू में बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन जितना क्या कर रहा है, सन जितना ये एनर्जी इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जितना हीट एनर्जी इसको लगा रहा है वेपर बनाने के लिए, उतना ही ये जो रहेगा ये, यानी उतना ही सेम टू सेम, ठीक है, उतना ही ये क्या करेगा, उतना अपने चारों बाजू में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब समझे ना, सन जितना फोर्स लगा रहे इसको वेपराइज करने के लिए, जितना फोर्स लगा रहे इसको वेपराइज करने के लिए, उतना ही ये फोर्स लगा रहे यहाँ पे अपने बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो सन का फोर्स रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं सन का जो फोर्स रहेगा F, वो इक्वल रहेगा कितना, किसके? सरफेस एनर्जी के। ठीक है ना, सरफेस एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि जितना ये फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा, उतना ही ज़्यादा ये अपने चारों बाजू में क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया, देखो, तो यहाँ पे क्या था, टेंशन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स। ठीक है ना, फोर्स था। फोर्स मतलब क्या, यानी ये सन का फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फोर्स रहेगा एक्ट करेगा, या फिर सन का जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स है। और ये जो है सरफेस एनर्जी, यानी अपने चारों बाजू में सरफेस एनर्जी बना लेगा। अब जो DA है, DA वो है चेंज इन एरिया। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे मान के चलो, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ऐसे सारे बॉन्ड ऐसा बनाए हैं। ठीक है, ऐसे दूर बॉन्ड। ठीक है, अब ये अगर आपस में ऐसा क्लोज हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये जितना क्लोज हो जाएंगे उनकी बॉन्ड है, मतलब कितना हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये इसके ज़्यादा अगर ऐसा इतना क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे समझ लो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे यहाँ पे एक दूर इलेक्ट्रॉन है, इसे मतलब बहुत सारे ऑर्बिट है, इसे बहुत सारे ऑर्बिट, उसके बाद फिर इस ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला बैठा है। तो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फोर्स है उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा ये अपने, यानी इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है जितना कि इसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन को कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम पड़ जा रहा है ना। जिसे मान के चलो, देखो यहाँ सिंपल सीधी बात, जैसे मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ है साउथ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक मैग्नेट है, और उसके बाद फिर बार मैग्नेट है, यहाँ पे भी एक मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साउथ है, नॉर्थ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है,
इनको अगर आप करीब में लाओगे, ठीक है, करीब में अगर यहाँ पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये जितना ये लोग के करीब में लाओगे उतना ही ज़्यादा वो तेज़ी के साथ खींचेगा। वैसे इसको यहाँ पे आप रखे हो, इसकी यानी दूरी ऐसा बढ़ा दिए हो, इसकी डिस्टेंस जो है बढ़ा दिए हो, तो यहाँ पे क्या फोर्स तुम्हें कम लगेगा। वैसे अगर यहाँ पे ला करके इसको रख दो यहाँ पे, तो क्या कर लेगा, फटाक से अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यानी जितना ज़्यादा कम जगह इनके बीच में होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन पावर ज़्यादा रहेगा। तो यही बात हो रहा है ना यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूल होंगे, हाँ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में जितना कम जगह होगा उतना ही ज़्यादा ये लोग की बॉन्ड क्या होगी, मजबूत होगी। और वैसे ही अगर इन लोग के बीच में कम जगह हो गया, जैसे यहाँ पे इससे पहले इतने दूर दूर थे तो इतना जगह ऐसा मतलब छेका करके रखे थे, अब वैसे ही अगर इनके बीच में ऐसा हो गया, ऐसे कम जगह हो गया तो इतने में इन लोग का काम बन जा रहा है ना। तो यानी इसमें क्या हुआ है, एरिया में भी कुछ चेंजेस हुआ है ना, एरिया में भी बदलाव हुआ, एरिया कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितना ज़्यादा ये फोर्स रहेगा, फोर्स लगा यानी कि सरफेस एनर्जी जितना ज़्यादा रहेगा अपने आप को बॉन्डेड बनाए रखने के लिए, ठीक है, एकदम बॉन्ड को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, सरफेस एनर्जी जितना ज़्यादा रहेगा, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा मॉलिक्यूल के बीच में, वो जो लेंथ उनका रहेगा वो कुछ ना कुछ तो सिकुड़ के जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो कुछ चेंज इन एरिया यानी एरिया में कुछ बदलाव होगा। तो उसको हमने किससे डिनोट किए, DA से डिनोट किए। और सरफेस एनर्जी को हमने किससे डिनोट किए, S से डिनोट किए, जो कि यहाँ पे ले देख सकते हैं। और D को चेंज इन एरिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए वर्क डन इज इक्वल क्या रहेगा, सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। वर्क डन जो रहेगा वो सरफेस एनर्जी के इक्वल रहेगा। अब कैसे देखो, 9th या 10th में, हाँ 9th या 10th पे आप जा करके देखोगे, वहाँ पे आपको डेरिवेशन करके दिया रहेगा, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन करके इसे पूरी अच्छी तरह से समझाया जाएगा, मतलब समझाया गया है, ठीक है, 9th और 10th के फिजिक्स में। तो वहाँ पे उसका पूरा ड्राइव करके भी बताया गया, जो कि वर्क होता है क्या, एनर्जी के इक्वल रहता है। और ये हर किसी को मालूम ही रहता है, नॉर्मली हर किसी को भी मालूम रहता है। डेरिवेशन चाहिए होगा तो आप 9th 10th का या 11th के में भी शायद है, वो बुक जा करके आप पढ़ लो, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे डेरिवेशन, और यहाँ पे अपने को वहाँ पे अगर ये इतना ज़्यादा करने जाएंगे, जाहिर सी बात है लॉन्ग वीडियो चली जाएगी, हाँ, जो कि ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ है, मतलब ये टॉपिक है ही नहीं, इसके अंदर ये टॉपिक नहीं है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल सीधी बात इतना समझते हैं कि अगर अपने पास, ठीक है ना, अपने पास अगर एनर्जी रहेगा तभी ना इस ईंटे को, मतलब कि यहाँ पे ईंटे को उठा करके, जो ब्रिक्स है इसको उठा करके कहीं दूर रख सकते हैं, यानी कि वर्क कर सकते हैं, है ना। अपने पास अगर एनर्जी रहा तभी ना इसे मतलब किसी को वर्क कर सकते हैं, है ना। जितना एनर्जी अपने पास रहेगा तभी ना अपने किसी को वर्क कर सकते। अपने पास एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर भाई ऐसा शांति से बैठे रहेंगे, वर्क कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी वर्क जो रहेगा वो एनर्जी के इक्वल रहता है। इतना बात समझ में आया। तो यानी हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है, एनर्जी है ना, और वर्क डन क्या होता है, इक्वल होता है सरफेस एनर्जी के। तो यहाँ पे हमने जो इक्वल है W इज इक्वल टू S, वर्क डन को हम W से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे S था ना, देखो यहाँ पे S था, देखो यहाँ पे S था, है ना, S सरफेस एनर्जी था। तो इसके जगह पे हमने यहाँ पे W लिख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख दिया, S जो कि इक्वल है W के, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया W को। तो क्या हो गया, T इज इक्वल टू W अपॉन DA, ठीक है। अब अपने को अगर वर्क डन निकालने का, W निकालने का, तो W को इधर ही रखो और जो TDA इसको ला करके इस साइड में कर दो, जो कि यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। समझा ना बात को, W इज इक्वल टू TDA हो जाएगा, डिवाइड में था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के इनटू में हो जाएगा। और अगर हम, जो कि बुक में दिया रहेगा DW से डिनोट किया है, तो अगर हम DW से भी डिनोट करेंगे तो क्या होगा, DW इज इक्वल टू TDA, है ना। यानी कि यहाँ पे देखो W को अगर हम यहाँ पे एज इट इज ऐसे रखें और DA को यहाँ पे लेकर जाएं तो TDA हो जाएगा ना भाई। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला यही बन जाएगा, W इज इक्वल टू TDA, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, इसको याद रखने का यार, DW इज इक्वल टू TDA, जो कि DW क्या है, तुम्हारा वर्क डन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स का जो रेंज होता है, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल जो कि वाटर अगर मान के चलो, यहाँ पे क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर मान के चलो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, तो उसका कुछ ना कुछ रेंज होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रेंज होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ तो रेंज होगा। और जो रेंज होगा, हाँ ठीक है, जितना रेंज होगा उसी को बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का रेंज, जितना भी रेंज होगा उसी को मॉलिक्यूल का रेंज बोलते हैं। अगर उसके रेंज से, यानी रेंज क्या है, रेंज यानी कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है कोई,
तो इतना समझ लो इसका रेंज है, मान के चलो इतना रेंज है। तो इसके बीच में जितने वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके बाहर मॉलिक्यूल लेंगे उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इनके बीच में यानी इसके रेंज के अंदर मॉलिक्यूल आता है तो क्या कर लेगा, फटाक से अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसी को कहते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का वो रेंज होता है। यहाँ पे जो कि नोट्स के अंदर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे समझाया गया है, यानी ये मॉलिक्यूल जो है इसके करीब में है तो इसको अट्रैक्ट कर लिया, मगर इसको जो है नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके बाहर है, उसके रेंज से बाहर है। समझा बात। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो कि SOI से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, SOI से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि जो इसका रेंज जितना रहेगा, यानी कि जो मतलब जो इतना रेंज इसका है और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, है ना। जो मतलब किसी मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, कोई मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं ना। ये तो हर किसी को पता है। तो जो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, ठीक है, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा और इस मॉलिक्यूल का जो रेंज रहेगा, रेंज, ठीक है ना, समझ रहे हो, जिसका जो रेंज रहेगा इतना तक वो खींच सकता है। तो क्या करेगा, देखो जैसे यहाँ पे देखो, बात सुनो, यहाँ पे जैसे एक मॉलिक्यूल है, अब क्या किया, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और इसका रेंज जैसे जैसे मॉलिक्यूल है तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको भी अट्रैक्ट करेगा, मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो ये स्फेरिकल शेप में आते चले जाएगा, स्फेरिकल शेप में आते चले जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना इसका रेंज रहेगा उतना अपना पूरा मॉलिक्यूल खींच लेगा। अब इसके रेंज के बाहर तो खींच नहीं सकता है, रेंज के बाहर तो नहीं खींच सकता है ना। तो यानी कि ये हुआ कि जितना इसका, ऐसा नहीं है कि जैसे इसका मास बढ़ा, जैसे मान के चलो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को इतना खींचा मतलब इसका मास इतना है, अभी बाकी सारे मॉलिक्यूल को खींचा तो इसका मास इतना बढ़ गया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका रेंज है, समझ लो, ऐसा नहीं कि इसका मास बढ़ा तो इसका रेंज भी बढ़ेगा, रेंज नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। मास बढ़ेगा और रेंज उतना ही रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना पूरा बढ़ करके ये अपने रेंज के आखिरी हिस्से तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आखिरी हिस्से तक जब पहुँचेगा तब वही रेंज उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। उस मॉलिक्यूल का रेंज जो रहेगा, उस मॉलिक्यूल का जो रेंज रहेगा वो उसका रेडियस हो जाएगा। समझे, ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो यही यानी इसका रेडियस बन जाएगा, यानी कि अब जो है यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसको यहाँ पे नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसका रेंज जो रहता है बढ़ता नहीं है, रेंज उतना ही रहेगा। ठीक है, रेंज उसका उतना ही रहेगा और वही रेंज उसका क्या बन जाएगा, उसका रेंज बन जाएगा रेडियस। बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है, रेंज इज इक्वल टू रेडियस। और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि स्फेरिकल शेप में बनता चले जाएगा अट्रैक्ट करते करते। क्यों, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो उसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसी मतलब उसके जरिए वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करते करते पहुँच जाएगा। चलो यहाँ तक बात क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। चलिए एक मिनट, यहाँ देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, जो कि मैंने पहले बता दिया, एनी मॉलिक्यूलर अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम फोर्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोई भी मतलब मॉलिक्यूल है, कुछ फोर्स से अपने तरफ किसी मॉलिक्यूल को कुछ खींचे मतलब अट्रैक्ट करे, उसी को ही तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरमॉलिक्यूलर जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक अधेसिव फोर्सेस, एक कोहेसिव फोर्सेस। समझे, यहाँ पे इस बात को समझना है, अधेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के बारे में। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कोहेसिव फोर्सेस के बारे में। कोहेसिव फोर्सेस मतलब ऐसा फोर्स बोलते हैं, ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो, सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे लिखा सेम मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। जैसे मान के चलो यहाँ पे वाटर एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, वाटर क्या किया है, वाटर के अंदर क्या होता है, जो रहता है ना, वाटर के अंदर जो रहता है ना, कोहेसिव फोर्सेस लगता है। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, समझ लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसको कोहेसिव फोर्सेस बोलेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ वाटर, एनी लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड है। ठीक है, अब अधेसिव फोर्स वो फोर्स होता है, देखो अधेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो अनलाइक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे। जैसे यहाँ पे समझ लो वाटर है और यहाँ पे कुछ दूसरा है, ठीक है, अननोन मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, कोई सा भी मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन मान के चलो। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझ लो एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है,
इसके अंदर समझ लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मतलब वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाले तो यहाँ पे इसके वाटर के मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन एक तो होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या, जो ग्लास है तो ग्लास के भी मॉलिक्यूल होंगे ना, तो ग्लास के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से अटैच होंगे, है ना, वाटर इससे अटैच है तभी ना पानी इधर नहीं बह रहा है। ये वाटर क्या, ग्लास क्या कर रहा है, रोक रहा है उसको, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस काम करे, यानी इसको रोक करके रखा है, इसे दीवार बन के खड़ा है, तो यानी कि इसके मॉलिक्यूल आपस में टच होंगे, है ना। तो यानी यही कह रहा है, जैसे देखो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे समझ लो एक ग्लास है और ग्लास के जो मॉलिक्यूल समझ लो ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, यहाँ समझ लो ग्लास है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा, ग्लास का जो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं अधेसिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो समझ में आया क्या, यहाँ पे अधेसिव फोर्स को बोलते हैं, यहाँ पे अधेसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, अनलाइक मॉलिक्यूल जो कुछ भी, जैसे मर्क्यूरी के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी के अंदर मतलब अधेसिव फोर्सेस होता है, ग्लास के अंदर अगर डालोगे तो अधेसिव फोर्सेस होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अधेसिव फोर्सेस वहाँ पे जनरेट होता है, मगर यहाँ पे क्या होता है, वाटर के अंदर कोहेसिव फोर्सेस होता है, ठीक है, इतना बात समझने का। कोहेसिव फोर्सेस मतलब होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूल हो, तो उसके एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर, और अधेसिव फोर्स में मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल है, एग्जांपल मर्क्यूरी। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसके बाद जस्ट, ठीक है, इसके बाद वही हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो थोड़ा आगे का टॉपिक है। यहाँ पे पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ड्रॉप एंड बबल, ठीक है, यानी कि हमको एक्सप्लेन करने का है ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप जब कन्वर्ट हो जाता है बबल में, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये IMP डेरिवेशन है, ठीक है, इसको कर लेने का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के अंदर ये जो डेरिवेशन है इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि मैंने ना 2019, ठीक है, 2019 तो 2021 और 2018 ये सारे के जो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर थे, प्रीवियस मतलब जो क्वेश्चन पेपर थे, उनको मैंने देखा, उसको बहुत ध्यान से एनालाइज किया, ठीक है, देखा, और उसके बाद उसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया, ठीक है, उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि उसमें जहाँ तक मैंने देखा ना, तो ये जो एक्सप्लेनेशन मतलब ये जो डेरिवेशन है ये अक्सर आया तो आने वाले टाइम में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेने का IMP के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने को ड्रॉप है, उसको बबल में जब फॉर्म होता है, एक ड्रॉप है वो जब बबल में ऐसा फॉर्म हो जाता है किसी प्रेशर के जरिए, ऐसा हमने फूंक मारा, ऐसा बचपन में देखे थे ना, ऐसा लेते थे, ऐसा शैम्पू में डालते थे, उसके बाद फूंक मारते थे, बबल बन जाता था, जब बड़ा सा गुब्बारा बन जाता था, खेलते थे, ठीक है। तो यानी कि हम क्या किए, प्रेशर लगाए, मुँह से हमने कुछ तो प्रेशर लगाया, उसके बाद वो बबल में बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब वो जो बबल में बना उसी को एक्सप्लेन करने का, यानी कि ड्राइव करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, देखो सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि अपने पास O, यानी कि अपने पास ड्रॉप O है और प्रेशर क्या है PI, ठीक है, PI अपने पास प्रेशर है, कन्वर्ट हो गया किसमें, बबल में कन्वर्ट हो गया, उसी को एक्सप्लेन करा हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे बबल है जिसको हमने बोला PI, और यहाँ जब प्रेशर में यहाँ ड्रॉप है जिसको हमने माना PI, और जब ये बबल में कन्वर्ट हो गया तो इसको हमने मान लिया P0, ठीक है, P0, और यानी कि इनिशियल प्रेशर इसका PI था और फाइनल प्रेशर अभी क्या हो गया, P0, बदल गया ना कुछ प्रेशर, और इनिशियल एरिया A1 माना और इनिशियल एरिया A2 माना, ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब यहाँ से समझ लो, देखते हैं, अब चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर के बारे में देखा जाए, प्रेशर में अपने को क्या निकालने का, चेंज निकालने का। चेंज हम कैसे निकालते हैं भाई, जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस कर दो, जैसे अपने पास 10 रुपये, अपने पास समझ लो कि 10 रुपया है और हमने 5 रुपया किसी को दे दिया, तो अपने को 5 चेंज निकालने का है, तो अपने को कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना, 10 में से 5 गया तो 5 ही बचा, अपना 6 दिए तो अपने पास 4 बच जाएगा, है ना, चेंज निकाले तो चेंज क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देने का। यहाँ पे एक्चुअली ना ये जो PI है ना, ये PI ये इनिशियल का सिंबल है, ठीक है, और ये P0 जो है फाइनल का सिंबल है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जो ये P0 है इसमें से इसको माइनस करने का, ठीक है, इसमें से इसको मतलब इसमें से इसको माइनस कर देने का। समझ में आया बात?
तो यानी कि फाइनल में से अपने को इनिशियल माइनस करने का है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, फाइनल में से अगर इनिशियल को ऐसा माइनस करेंगे तो अपने को समझ लो ये इक्वेशन मिल जाएगा, P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट, मतलब पी नॉट माइनस पी आई, ठीक है। तो अपने को चेंज इन प्रेशर मिल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर उसको हम 1 बोल दी। तो ये चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन है जो कि हर किसी को पता है, ठीक है। अब यहाँ देखो जहाँ पे बताया कि इनिशियल प्रेशर पी आई एंड फाइनल प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे पता चला, ठीक है। अब यहाँ इनिशियल एरिया जो कि हमने A1 माना था, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखना कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया कम है तो उसके लिए भी 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, और अगर एरिया ज़्यादा हो गया तो उसका क्या बढ़ा, सिर्फ रेडियस बढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि जो तुम्हारा रेडियस रहेगा उसके अंदर खाली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम खाली ऐड कर सकते हैं, तो वही सिंपल सीधा बात बोला गया है कि जो इनिशियल एरिया का क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और फाइनल एरिया है तो 4 पाई एज इट इज ऐसे रहेगा। बट इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बस इतना करेंगे, इसके अंदर हम डेल्टा आर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि उसका कुछ था पहले शुरू में कुछ रेडियस था, अब बढ़ गया है तो उसका कुछ रेडियस हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इसका क्या हुआ, रेडियस बढ़ा है, बाकी ये स्फेरिकल शेप में तभी भी था और अभी भी है। तो 4 पाई एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखिए 4 पाई मतलब ब्रैकेट में और r प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, यानी ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो डेल्टा आर का होल स्क्वायर, जो कि होल स्क्वायर मतलब कि सबके लिए सबका स्क्वायर है ना, तो डेल्टा मतलब आर का होल स्क्वायर ले लिए। समझ में आया यहाँ तक बात। तो ये यानी ये फाइनल एरिया था, ठीक है। अब चेंज ऑन सरफेस एरिया, अब इसमें भी हमको क्या करने का है, चेंज निकालने का है। बात समझ में आ रहा है, इसमें भी चेंज अपने अभी अपन क्या किए थे, पहले प्रेशर के मतलब प्रेशर का चेंज निकाले थे, अभी यहाँ पे एरिया का भी चेंज निकालने का है। देखो तो एरिया, चेंज इन एरिया, डी ए पता याद है किसका सिंबल है, डी ए किसका सिंबल है, चेंज इन एरिया का है ना। अभी अपन पढ़े थे, देखो डी ए किसका सिंबल है, चेंज इन एरिया। जैसे यहाँ पे हम पढ़े थे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम पढ़े थे कि यहाँ पे देखो डी ए, यहाँ पे जो कि अपन पढ़े थे डी ए, चेंज इन एरिया में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, है ना। तो चेंज इन एरिया डी ए का सिंबल है, तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पुट कर दिया। एक मिनट यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, इधर गया, हाँ यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो डी ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो फाइनल में से हम क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो एरिया में कुछ बदलाव होगा जिसको हमने डिनोट किया DA से, ठीक है। तो हम A2 क्या है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, DA है, यानी A2 माइनस A1, A2 को हमने ले लिया और A1 को भी ले लिया है, इनमें से माइनस कर दिया, तो अपने को क्या निकल के आ जाएगा, DA इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर निकल के आ जाएगा, जिसको इक्वेशन नंबर हमने 3 बोल दिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको खाली इसके अंदर कुछ नहीं करना रहेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का, और उसके बाद फिर इसके अंदर एज इट इज इसे पुट कर देने का, यानी जो पुट करने का उसके बाद काट पिट कर दोगे ना, जो मतलब काटता उसे काट दोगे तो फिर आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा लोचा नहीं है, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ऐसा मतलब ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। नोट्स बना रहे तो उसके अंदर कैसा डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 8 पाई आर डेल्टा आर निकल के आएगा, इतना बात समझे, ज़्यादा खाटा पीटी ना हो, इसके वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये अपने को निकल के आ गया, जिसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया 3, तो याद रखने का है, ठीक है। 1 क्या था, प्रेशर का था, ठीक है। और यहाँ पे अभी 3 निकल के आया, 1 मिनट, यहाँ पे 3 निकल के आया, ठीक है। अब वी नो दैट कि W इज इक्वल टू TDA, जो कि सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन है शायद। W इज इक्वल टू क्या है, TDA है, W इज इक्वल टू TDA। अभी हमने पहले ही देखा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किधर गया, W इज इक्वल टू TDA, यहीं पर हमने लिखा था, देखो
यहाँ पे हमने बनाया था W किसके बराबर है, वर्क यानी सरफेस एनर्जी के बराबर है, और हमको तो सरफेस एनर्जी के बराबर है, तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी की जगह पे हमने W डाल दिया, और W की वो वैल्यू निकालने का है, तो DA को इस साइड में लाओगे तो यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आकर के इनटू में हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TDA। तो अपने को ये पहले से पता है, ठीक है, यहाँ पे पहले से अपने को पता है कि W इज इक्वल जो होता है वो TDA होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू TDA, तो DA की वैल्यू क्या अपने को मिली, DA की वैल्यू क्या मिली, 8 पाई R डेल्टा R मिला, DA की वैल्यू मिली ना अपने को, देखो यहाँ पे DA की वैल्यू मिली अपने को, DA की वैल्यू मिली ना, तो यहाँ पे हमने DA की वैल्यू पुट कर दी और T को एज इट इज ऐसा रख दिया, ठीक है। और इसको मतलब इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पे अपने को ये भी पता है कि DW क्या है, DW तुम्हारा वर्क है भाई, वर्क, ठीक है, DW जो तुम्हारा वर्क है, ठीक है, वर्क है। W मतलब DW जो कि DW और W, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन नहीं होने का, DW भी तुम्हारा वर्क ही है, वर्क ही है, W इक्वल DW, ठीक है, वर्क है, उससे कन्फ्यूज नहीं हो, DW भी तुम्हारा वर्क ही है, ठीक है। तो यहाँ पे DW वर्क, DW इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा R, F इंटू डेल्टा R, ये कैसे बराबर हुआ, देखो यहाँ पे बबल था तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ ड्रॉप था, ठीक है, ड्रॉप था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ ना कुछ ऐसा किसी पाइप के मदद से या मुंह के मदद से ऐसा फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया, ठीक है, प्रेशर लगाया यानी फोर्स लगाया, तो इसका एरिया कुछ चेंज हो गया, यानी रेडियस बदल गया, रेडियस बदला मतलब कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो रेडियस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, वर्क ही होता है ना, तो रेडियस का क्या काम कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका रेडियस बढ़ा यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हुआ ना, पूरा यहाँ पे वर्क हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे हमने कुछ प्रेशर डाला, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या हुआ, फोर्स लगाया F, प्रेशर जो लगाया, जो कुछ भी फोर्स F लगाया, और डेल्टा R कुछ बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क हुआ, तो DW इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा R। और यहाँ पे देखते हैं F इज इक्वल क्या होता है, F इज इक्वल टू P इंटू A, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया। जैसे कि तुम्हें ये पता होगा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो अपने को F निकालने का है, तो एरिया को इस साइड में लाएंगे, यहाँ पे डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा, ठीक है ना, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे आएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू P इंटू A, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया, F का फॉर्मूला होगा, तो इसको भी लिख लिए। अब यहाँ पे हमने प्रेशर जो कि डेल्टा P हमने निकाला था, यानी P हमने निकाला था, देखो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 प्रेशर का निकाले थे ना भाई, चेंज इन प्रेशर, यानी प्रेशर में जो चेंजेस हुआ, प्रेशर का जो बदलाव हुआ वो हमने ऊपर निकाला था ना, तो बस उसको यहाँ पे पुट कर देने का, क्या था भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे निकाले थे, क्या था, देखो P इज इक्वल टू P2 मतलब P0 माइनस PI, ठीक है ना, फाइनल में से इनिशियल को हमने माइनस किया है, यहाँ पे ऐसा था, सॉरी, इसमें से हमने इसको ऐसा माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने ऐसा माइनस किया, तो ये अपने को निकल के आया था ना फॉर्मूला, तो हमने P के जगह पे हमने इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो पुट कर दिया सिंपल। और उसके बाद एरिया, अब एरिया जो है, एरिया हर किसी में मैंने बताया जैसे पहले ही, एरिया हर किसी के लिए 4 पाई R स्क्वायर इसका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, हर एरिया, हर कहीं पर भी अगर आप जा कर के देखोगे तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा, और यही फॉर्मूला लगाने का है, एरिया का यही होता है, ठीक है, एरिया मतलब कि वो स्फेरिकल शेप का, जो स्फेरिकल शेप का रहेगा उसका एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे अपने को मिल गया F इज इक्वल टू ये और ये, समझा बात को। अब यहाँ पे पुट करते हैं DW जो कि वर्क है, यहीं पर देखे ना, देखो DW, यहाँ पे DW, तो फोर्स का पहले पुट करेंगे तो फोर्स इतना बराबर हो जाएगा, इतना बराबर फोर्स, देखो ना यहाँ पे इतना सारा फोर्स ही है, और DW को इसके अंदर पुट करेंगे तो डेल्टा R को यहाँ पे उठा के ला के डाल देने का, और इक्वेशन नंबर इसको 5 डाल देने का, समझा बात को। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इन दोनों को क्या करने का है, मिलाने का है, पुट करने का है, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, किधर गया भाई, देखो इक्वेशन नंबर 4 DW इज इक्वल टू T और 8 पाई R डेल्टा R, ये हो गया, ठीक है, 8 पाई R डेल्टा,
और डी डब्ल्यू जो तुम्हारा है ये है, तो इन दोनों को आपस में मिला देने का है। देखो यहाँ पे हमने मिला दिया। तो यहाँ पे हमने जब मिलाया तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू T8 पाई आर डेल्टा आर, जो कि ये हमने पहले ही जा करके देखा था। ठीक है, हमने पहले ही जा करके देखा था ना। तो यहाँ पे हमने कुछ मिला दिया इसको, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमने मिला दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे जस्ट हमने जो इक्वेशन नंबर 5 जो कि यहाँ पे हमने देखा था, देखो यहाँ पे देखा, तो उसको ला करके यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है ना, यहाँ पे ला करके पुट कर दिए पुट इसको। ठीक है, अब इसको क्या करने का, इसको उठा के यहाँ पे लेकर जाओ और अपने को क्या निकालने का है, अपने को प्रेशर निकालने का है। ठीक है ना, प्रेशर निकालने का। ठीक है, तो प्रेशर निकालने का तो करें अपने को। तो यहाँ पे अगर हम इसको लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है ये यहाँ पे चले आएगा। तो यहाँ इनटू में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा। और जो ये P इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल जो रहेगा वो एज इट इज़ यहाँ पे रुक जाएगा या फिर यहाँ पे रह जाएगा, ठहर जाएगा। समझा ना बात को। तो यहाँ पे हमने ले आया, इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे लाया। तो देखो डेल्टा आर से कट गया और आर से एक बार कटेगा। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 2 आर है और यहाँ पे 1 आर है। तो 1 आर से हमने काट दिया इसको, 1 आर से हमने काट दिया, फिर भी 1 आर बच जाएगा, पाई से काट दिया। और 4 यानी कि 4 के 4 दूनी 8, 2 से हमने 8 को भी काट दिया, 2 बच गया। और यहाँ टी तो ऐसे ही रहेगा, टी कोई काट ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या निकल के आया, देखो यहाँ पे नीचे क्या था, आर, तो हमने आर लिख दिया, है ना। और उसके बाद फिर ऊपर क्या था, ये 4 को 8 से कितने बार काटा, मतलब 8 को 4 से कितने बार काटा, 4 के 4 दूनी 8 यानी कि 2 बार काटा। और टी यहाँ पे था तो टी को एज इट इज ऐसे लिख दिया। ये अपने को मतलब निकल के आया। तो देखो यहाँ पे निकल के आया, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। समझा ना, यहाँ पे देखो पुट कर दिया। तो T 2T/R यानी कि PI माइनस P0 इज इक्वल टू 2T/R फॉर इनसाइड, ये अंदर के प्रेशर के लिए, ये बबल इसके अंदर कर, ठीक है, उसके लिए है। लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया कि दोनों साइड यानी बाहर के प्रेशर, अगर अपने को बाहर का प्रेशर निकालना रहेगा ना, बाहर का प्रेशर या फिर एग्जाम में आगे भी इसको मतलब एक स्टेप का ज़्यादा नहीं, बाहर का प्रेशर निकाला रहेगा। तो ये जो 2 है ना, 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने का या फिर इसके अंदर 2 और जोड़ देने का, तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो क्या होगा, ये अंदर बाहर दोनों के लिए है। ठीक है, ये अंदर बाहर दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मतलब आपको ये जो डेरिवेशन है ये पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये आपको क्लियर हो गया है। समझा ना बात को। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कोई से, उसके बाद फिर एक्शन ऑफ कैपिलरी राइज और फॉल जो कि ये रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3 में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो फिर बचेगा ये हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये रहेगा एक्शन ऑफ कैपिलरी ए ट्यूब हैविंग वेरी, मतलब ये सब जो रहेगा ना ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थैंक यू सो मच, बाय बाय, चलते हैं भाई।